अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम की पाकिस्तान टी20 टीम में वापसी हो सकती है और रीज़न ये है कि फ़खर जमान फिट नहीं है और खुदा न खास्ता उनकी फिटनेस का आलम ये भी है कि वो एशिया कप भी खुदा न खास्ता मिस कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यानी ट्राई नेशन सीरीज़ है उससे पहले, एशिया कप से पहले, तो एक किसी खिलाड़ी की एंट्री तो हो सकती है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम की पाकिस्तान टी20 टीम में वापसी हो सकती है और रीज़न ये है कि फ़खर जमान फिट नहीं है और खुदा न खास्ता उनकी फिटनेस का आलम ये भी है कि वो एशिया कप भी खुदा न खास्ता मिस कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यानी ट्राई नेशन सीरीज़ है उससे पहले, एशिया कप से पहले, तो एक किसी खिलाड़ी की एंट्री तो हो सकती है। तो बाबर आजम क्यों नहीं हो सकते? ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर सिर्फ माइक हसन देंगे, यानी उनका ग्रीन सिग्नल ही बाबर आजम को टीम में लाएगा। और सेलेक्शन कमेटी के ऐसे इस मामले में, खाली बाबर आजम के मामले में एक सजेशन हो सकती है, बट फाइनल डिसीजन इज माइक हसन डिसीजन। लेकिन ये डिपेंड करेगा बाबर आजम की फॉर्म जो वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो दिखा पाएंगे। ये पूरे का पूरा जिसे बोलते हैं ना खुलासा ये है। बट क्या बाबर आजम की टी20 टीम में जगह बनती है या उनको होना चाहिए या 15 के स्क्वाड में भी होना चाहिए? मैंने बहुत बार बात की है कि आई डोंट नो बाबर आजम को किसी और खिलाड़ी के साथ लाकर क्यों खड़ा कर देते हैं कि ये नहीं है तो फिर टीम में ले लें। मेरा ये मानना है कि बाबर आजम की वैसे भी बाबर रिजवान में से किसी एक की वैसे ही पाकिस्तान टी20 में जगह बनती है। ये दो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान में ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा टी20 रन किए। ऑफ कोर्स स्ट्राइक रेट 130 से नीचे था इनका। मोहम्मद रिजवान ने 3229 यानी 3229 रन, जबकि बाबर आजम ने 2752 रन बना रखे हैं। अब चूंकि बाबर आजम का जिक्र हो रहा है इसलिए मैं बाबर आजम के 2024 से लेकर अब तक जो बाबर आजम खेले हैं उनके स्टैट में बता देता हूं। मगर एक बात मैंने उस वक्त भी की थी, मैं आज भी कह रहा हूं, मुझे क्यों सलमान आगा एक अच्छे कैप्टन लगे हैं। उनकी वजह यह है कि लास्ट मैच में बहुत से लोगों ने शायद तनकीद की हो कि वो अपने आप को छुपा रहे हैं, वो उनकी जगह नहीं बनती इसलिए वो बैटिंग नहीं कर रहे। बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने शिफ्ट किया और यही चीज आप बाबर आजम के ऊपर भी लाके उनको परमानेंट पाकिस्तान टी20 टीम में रखकर कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला जहां पे डाइसी पिच होगी आप बाबर आजम को के अलावा अपने प्लेइंग 11 नहीं बना सकते। वहां पे आपको टेक्निकली साउंड प्लेयर चाहिए। जहां पाटा विकेट है, जहां पे आपको लगता है कि 200 से ऊपर रन बन सकते हैं, वहां पे आपको अगर लगता है कि बाबर आजम की जगह कोई और हो सकता है, लेट्स अज्यूम कि अगर फ़खर जमान फिट भी हो जाते हैं तब भी आप बाबर आजम को टीम में रख सकते हैं कंडीशनली कि जहां पे डाइसी पिच हो वहां बाबर इन होते हैं, जहां पे ना हो ऑफ कोर्स फिर फ़खर जमान तो हैं आपके साथ स्क्वाड के अंदर। वैसे जहां पे डाइसी हो वहां फ़खर जमान भी अच्छा ही खेल लेंगे, पर किसी और को निकाल के बाबर आजम इन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं। और आप देखिए कप्तान अगर नीचे रह सकता है, जो कि वन डाउन खेलते थे, बाद में 2 डाउन आए, 3 डाउन आए, एक पोजीशन ऐसी भी उनको लगा कि नहीं खुशदिल भी मेरे से अच्छी स्लो कर सकता है क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट डोमेस्टिक और इंटरनेशनली सलमान से बेहतर है, तो उन्होंने खुद को नीचे शिफ्ट कर लिया। ये कप्तान चाहिए होता है जिसको बोलते हैं ना सेल्फलेस कैप्टनसी। वो पाकिस्तान की नीड थी जो सलमान आगा ने पूरी की। आपको लगता होगा मतलब वो क्वालिटी वाइज शायद उस पैरामीटर पे पूरा ना उतरते हो, बट एज ए कैप्टन वो टीम के लिए इस हद तक सोच सकते हैं, तो हमें ये कप्तान चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों को मतलब शायद सलमान आगा बेहतर ना लगते हो टी20 पर, क्योंकि हमें लंबे छक्के, मेरा ये मानना है जहां पे आपको क्लीन हिटिंग भी चाहिए होगी ना, वो सलमान आगा पूरा करेगा, बुरा नहीं है वो। बट आपको चाहिए कि आते ही छक्के चौके शुरू हो जाए, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलते हैं। आपने न्यूजीलैंड सीरीज देखी जिसमें उनकी पहली थी, उसमें आप देख लें पाकिस्तान हारा जरूर मगर टफ कंडीशन में सलमान आगा बहुत अच्छा खेले हैं। इवन बांग्लादेश में भी या कहीं पे भी टफ सिचुएशन आती है, टेक्निकली वो बहुत साउंड प्लेयर है, 10-11 100 है उनके तो डोमेस्टिक में। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर बात करना गलत होगा। वो इतना डेयरिंग कैप्टन है कि वो अपनी जगह भी छोड़ रहा है, तो मतलब हमें वेलकम कहना चाहिए उनको। बट बाबर या रिजवान में से किसी एक की हमेशा जरूरत रही है। वो फिर आप कहेंगे वही एक्जैक्टली वही हुआ। अगर बाबर या रिजवान को एक भी टीम में आ जाता है, वही फिर बाबर रिजवान की जो स्ट्राइक रेट थी वो उस प्लेयर की यानी बाबर या रिजवान में से किसी एक की और सलमान आगा की बन जाएगी, फिर क्या फर्क है? बट मुझे लगता है कि सलमान आगा अपने आप को मोल्ड करें, वो ऑलराउंडर हैं। वो बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी बेहतर है और मुझे लगता है कि नीचे आके स्ट्राइक रेट उनका नीचे से स्लॉगिंग वो अच्छी कर सकते हैं, रिजवान भी अच्छी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बाबर रिजवान में से किसी एक की जगह जरूर बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिजवान को लेते हैं कहीं पे डाइसी पिच पे, हम सब जानते हैं अच्छी पिच के ऊपर हारिस बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको टीम में रखना है। बट अगर जहां पे भी थोड़ा ऊपर नीचे हुई वहां पे हारिस का स्ट्रगल नजर आता है। वो चाहे हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने वेस्ट इंडीज में भी देखा। अगर आपने घर के अंदर मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज थे जो 3 मैचेस हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, जबरदस्त वो खेले हैं। तो पार्टी पिच के ऊपर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, थोड़ी सी टर्निंग ट्रैक के ऊपर वो फंस रहे हैं। उसमें आप अगर रिजवान को और उनको ऑप्शनल के तौर पर रखेंगे, ये दुनिया भर में होता है। हम शायद समझते हैं कि सीनियर प्लेयर उनको लाजमी खिलाना है, वो गलत है। जहां पे फंस रही हैं, आपको लगता है कि ये बैट्समैन स्ट्रगल कर सकते हैं, वहां पे आप किसी और दूसरे को चांस दे सकते हैं। अगर हम इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आ सकते हैं तो मुझे लगता है बाबर रिजवान से कोई एक हो सकता है। अब मैं आपको बाबर आजम का बता देता हूं। 2024 स्टार्ट में अब एक्चुअली में 4 सीरीज हो गई, बाबर रिजवान दोनों टीम में नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू गो टू न्यूजीलैंड, देन बांग्लादेश ने पाकिस्तान में खेला, फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में खेला, फिर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में खेला। इन 4 में बाबर रिजवान के बगैर हम खेले हैं। बट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ 2024 जब शहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने गया, 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से हम हारे थे। मगर वो बाबर आजम का बहुत जबरदस्त टाइम पीरियड था। मैं हैरान हूं, उसके बाद बाबर आजम के ऊपर ये बहस नहीं बनती थी, बट लोगों ने की। बहुत जबरदस्त वो सीरीज गई थी बाबर आजम के लिए। मैंने चूंकि वो खुद कवर की थी और उनकी पोजीशन से हटके उन्होंने बैटिंग की थी, सुपर था। मुझे कोई पूछे बाबर आजम का टी20 में ओवरऑल सबसे अच्छा टाइम पीरियड कौन सा, मैं कहूंगा वो सीरीज है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे बैटिंग नहीं कर रहे थे। स्ट्राइक रेट उनका 142 का था, एवरेज उनकी 42 की थी और 3 50 की। 5 मैचेस में 213 रन थे, मुनासिब था, बहुत अच्छा था टफ कंडीशन पे। तो मेरा ख्याल में ठीक था। फिर बीपीएल खेलने गए, जो 2024 बीपीएल की बात कर रहा हूँ, 6 मैचेस में 251 यानी 251 रन किए थे, हाईएस्ट 62 था, एवरेज 50 की थी, स्ट्राइक रेट 114 की थी। स्ट्राइक रेट गैर मुनासिब थी, बट बीपीएल में बात कंडीशन ऐसी होती है